मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र का और इकाई 7, जिसका नाम है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, आय एवं रोजगार का सिद्धांत। आज के अध्ययन के मुख्य बिंदु रहेंगे नंबर 1 जेबीसी का सिद्धांत, नंबर 2 जेबीसी द्वारा सिद्धांत का क्या कथन दिया गया है, और नंबर 3 इस नियम को हम उदाहरण द्वारा कैसे समझ सकते हैं जिससे इस नियम की व्याख्या हम अच्छी तरह कर सकें, और नंबर 4 है कीन्स का सिद्धांत। नंबर 5 कीन्स के सिद्धांत की क्या मान्यताएं हैं, जिन मान्यताओं को लेकर ये सिद्धांत बनाया गया है उन मान्यताओं को पढ़ेंगे। नंबर 6 पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण कि एक अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा किस तरह आय एवं रोजगार का निर्धारण होता है, उस बात की व्याख्या करेंगे। नंबर 7 पर समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का अर्थ जानेंगे। नंबर 8 पर न्यून मांग एवं मांग अधिक का अर्थ, और अंत में अभ्यास हेतु प्रश्न गृह कार्य आपको दिया जाएगा। प्रोफेसर जेबीसी का सिद्धांत। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित प्रतिष्ठित संप्रदाय क्लासिकल स्कूल के अर्थशास्त्री जेबीसी हैं। इस अध्याय के अंतर्गत से के नियम का अध्ययन करेंगे। जेबीसी का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट से। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रांसीसी लेखक जेबीसी ने बाजार नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है, इसलिए इस नियम को से का बाजार नियम भी कहा जाता है। से के नियम के अनुसार उत्पादन अपने लिए बाजार स्वयं ढूंढ लेता है। इस नियम की व्याख्या हम एक उदाहरण की सहायता से करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक फैक्ट्री है, आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री में बहुत सारे श्रमिक कार्य करते हैं। कार्य करने के पश्चात श्रमिकों को जो मजदूरी या आय प्राप्त होती है, मजदूरी से प्राप्त होने वाले धन या आय को किस तरह खर्च कर सकता है। वो उपभोग वस्तुओं पर खर्च कर सकता है, अपने खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च कर सकता है, आवश्यकता की वस्तुओं पर खर्च कर सकता है, दवाइयों पर खर्च कर सकता है, या अन्य खर्च कर सकता है। तो ये जो एक उदाहरण है इस बात को सिद्ध कर रहा है कि जो उत्पादन है अपने लिए मांग स्वयं पैदा करता है, क्योंकि उदाहरण में स्पष्ट किया गया है कि एक वस्तु का उत्पादन अन्य वस्तुओं के लिए मांग पैदा करता है, तथा अन्य वस्तुओं का उत्पादन पहली वस्तुओं के लिए मांग उत्पन्न करता है। इसलिए कहा जाता है सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, यानी कि हमें बाजार खोजने की आवश्यकता नहीं होती है। एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति के लिए आय बन जाता है। इसी को हम से का बाजार नियम कहते हैं। इसके बाद है आपका कीन्स का रोजगार सिद्धांत। प्रोफेसर जेबीसी के बाजार नियम में कुछ कमियां थीं, इनको दूर करने के लिए कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत को स्थापित किया। यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे कीन्स के सिद्धांत की मान्यताएं। नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्रियाशील। कीन्स का सिद्धांत केवल पूंजीवादी ही अर्थव्यवस्था में क्रियाशील होता है, अन्य अर्थव्यवस्थाओं में कार्य नहीं करता है। नंबर 2 यह सिद्धांत अल्पकाल में लागू होता है। कीन्स का कहना है कि दीर्घकाल में हर चीज नष्ट हो जाती है, इसलिए यह सिद्धांत केवल अल्पकाल में ही लागू होता है। नंबर 3 सरकारी हस्तक्षेप पाया जाता है। कीन्स का मानना है कि यदि हमें विकास करना है, अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो हमें सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। सरकार की सहायता के बिना हम विकास की कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए कीन्स ने सरकारी हस्तक्षेप को महत्वपूर्ण माना है। नंबर 4 प्रभावपूर्ण मांग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कीन्स का कहना है कि यदि अर्थव्यवस्था में हमको रोजगार स्थापित करना है तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना चाहिए, जिससे रोजगार उत्पादन सभी का स्तर बढ़ेगा। कीन्स के रोजगार के सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जाना जाता है।
कई बार ऐसा प्रश्न भी 2 नंबर का पूछा जाता है कि कीन्स के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि कीन्स के सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग के नाम से जाना जाता है। कीन्स के अनुसार आय का स्तर, रोजगार का स्तर, उत्पादन का स्तर तीनों प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करते हैं। कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में यह बात स्पष्ट की है कि यदि हमें आय का स्तर बढ़ाना है, रोजगार का स्तर बढ़ाना है, उत्पादन का स्तर बढ़ाना है तो हमें प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाना होगा। यदि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, प्रभावपूर्ण मांग अधिक होगी तो तीनों तरह के स्तरों में भी वृद्धि संभव होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण किस प्रकार होता है। तो प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां समग्र मांग, समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अर्थव्यवस्था की वह स्थिति कि पूर्ण रोजगार के बिंदु पर जहां पर कि समग्र मांग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, उस बिंदु पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। कीन्स का रोजगार कथन इस बात पर बल देता है कि मंदी की स्थिति में रोजगार के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए कि 1930 के दशक में विश्व के पटल पर उपस्थित महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन में प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ। इसलिए आर्थिक संकट के समय लॉर्ड जी.एम. कीन्स ने सन 1936 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में रोजगार के स्तर का निर्धारण करने के लिए उन्होंने सामूहिक मांग पर बल दिया। यदि हम मंदी की स्थिति में रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, मंदी की स्थिति को दूर करना चाहते हैं तो हमें प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करना चाहिए। यहाँ एक चार्ट के माध्यम से कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत को समझाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि आय स्तर, उत्पादन स्तर, रोजगार स्तर मीन्स इनकम लेवल, प्रोडक्शन लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल, तीनों किसके द्वारा डिटरमाइंड हो रहे हैं? प्रभावपूर्ण मांग के द्वारा। इफेक्टिव डिमांड के द्वारा तीनों तरह के स्तर का निर्धारण हो रहा है और प्रभावपूर्ण मांग जिन दो फैक्टर से मिलकर बनती है, जिन दो तत्वों से मिलकर बनती है, वह है समग्र मांग और समग्र पूर्ति मीन्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। कि अर्थव्यवस्था में जहां समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं, वहां पर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत को किस तरह से चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिससे आपको सिद्धांत बहुत अच्छे से समझ में आ सके, स्पष्ट हो सके, आप हर चीज को यहाँ बहुत बारीकी से समझ सकें। चित्र में आप देख रहे हैं कि OX अक्ष पर हमने लिया है आय का स्तर, रोजगार का स्तर और उत्पादन का स्तर, इनकम लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्रोडक्शन लेवल। OY अक्ष पर आप देख रहे हैं ADAS मीन्स एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, समग्र मांग और समग्र पूर्ति। यहाँ पर जैसा कि आपको स्पष्टीकरण में बताया गया था कि जिस बिंदु पर समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं, वह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहलाता है। चित्र में आप देखिए कि बिंदु E संतुलन का बिंदु है, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग जहां पर समग्र मांग, समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर है, AD बराबर AS। यहाँ पर ON पर आय एवं रोजगार उत्पादन का स्तर निर्धारित होता है और OY अक्ष पर हम लेते हैं समग्र मांग और समग्र पूर्ति। इस तरह से बिंदु E संतुलन का बिंदु है, जिसे हम प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु कहते हैं। कीन्स ने इसी बात पर बल दिया है जो कि प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। अब हम यह बात करते हैं कि न्यून मांग कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। कि अर्थव्यवस्था की ऐसी सिचुएशन जहां पर कि समग्र मांग समग्र पूर्ति की तुलना में कम हो जाती है, उसे हम कहते हैं न्यून मांग।
एडी छोटा है एएस से, अथवा जो एग्रीगेट डिमांड है एग्रीगेट सप्लाई से कम है। यानी कि जितनी अर्थव्यवस्था में उत्पादन है, उत्पादन की मात्रा है, पूर्ति है, उसकी तुलना में वस्तुओं सेवाओं की मांग कम की जा रही है। वस्तुओं सेवाओं की मांग कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में ऐसी सिचुएशन उपस्थित होती है जिसको हम न्यून मांग कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो न्यून मांग है अर्थव्यवस्था की, उसके उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे कि न्यून मांग क्यों उत्पन्न होती है, उसके क्या कारण है। तो नंबर 1 पर हम देख रहे हैं उपभोग प्रवृत्ति कम होने के कारण। जब अर्थव्यवस्था में उपभोग वस्तुओं की मांग कम होने लगती है, लोगों की उपभोग प्रवृत्ति कंजम्पशन टेंडेंसी कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में उपस्थित वस्तुओं सेवाओं की मांग भी घटने लगती है। दूसरा कारण है बचत प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण। जब लोगों की प्रवृत्ति उपभोग करने के स्थान पर बचत की ओर बढ़ने लगती है, तो हम कहेंगे कि लोगों की बचत प्रवृत्ति बढ़ गई है और लोग अपने धन को उपभोग व्यय में खर्च करने के स्थान पर बचत के रूप में रखना चाहते हैं, और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मांग घटने लगती है। नंबर 3, करों में वृद्धि के कारण। जब सरकार द्वारा करों में वृद्धि की जाती है, करों की मात्रा को बढ़ाया जाता है, तो जो लोगों का अतिरिक्त धन है वो करों के रूप में व्यय हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उपभोग में कमी होने लगती है। नंबर 4, बैंकों द्वारा साख निर्माण कम करना। जब बैंकों द्वारा उधार देने की प्रक्रिया, साख निर्माण की क्षमता कम हो जाती है या साख निर्माण की प्रक्रिया जटिल कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में लोगों की क्रय शक्ति कमजोर हो जाती है और वह वस्तुओं सेवाओं की मांग कम करने लगते हैं, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति उत्पन्न होती है। कारण के पश्चात अब हम देख रहे हैं कि न्यून मांग का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। जब अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है, तो अर्थव्यवस्था किस तरह की दिखाई पड़ती है। यहाँ पर उत्पादन पर प्रभाव, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि उत्पादन पर न्यून मांग का क्या प्रभाव होता है। न्यून मांग के कारण उत्पादन घटेगा। ये नेचुरल सी बात है कि जब उत्पादन की मांग कम होने लगती है, तो जो फर्में हैं, जो उत्पादक लोग हैं, वह घाटे की स्थिति में जाने लगते हैं और धीरे धीरे वह उत्पादन को करना कम कर देते हैं, तो उत्पादन को घटाने लगते हैं। दूसरा है रोजगार पर प्रभाव, कि अर्थव्यवस्था में रोजगार में कमी होगी। इसका कारण ये है कि जो उत्पादक हैं, जो फर्में हैं, वह अपने श्रमिक हैं या जो अपना स्टाफ है उसको कम करने लगते हैं, क्योंकि मांग कम होने के कारण वो घाटे में जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वह धीरे धीरे अपनी कंपनी से, अपनी फर्मों से लोगों को बाहर करने लगते हैं, जिससे रोजगार में कमी आती है। नंबर 3, कीमतों पर प्रभाव। अब ये देखते हैं कि न्यून मांग की स्थिति में कीमतों पर क्या असर होता है। कीमतों में गिरावट होगी, क्योंकि उत्पादन या पूर्ति की मात्रा बहुत अधिक है, खरीदने वाले बहुत कम है। तो ऐसी स्थिति में जो फर्म है वस्तुओं सेवाओं की कीमतें कम करने लगती हैं, ताकि उनके पास जो उत्पादन है, जो प्रोडक्शन है, वह ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो। तो ऐसी स्थिति में जब न्यून मांग होती है तो कीमतों में काफ़ी गिरावट होने लगती है। न्यून मांग को ठीक करने के उपाय, कि जो अर्थव्यवस्था में सिचुएशन क्रिएट हो गई है उसको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। पहला है सार्वजनिक व्यय तथा विनियोग में वृद्धि करके। सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों को बढ़ाकर, नए नए जगह इन्वेस्टमेंट करके, विनियोग में वृद्धि करके लोगों को रोजगार प्रदान करती है, जिससे नया नया रोजगार उत्पन्न होता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, आय बढ़ने पर लोगों की मांग ठीक होने लगती है। नंबर 2, करों में कमी करके, कि करों की मात्रा में जो वृद्धि हुई थी उसको कम की जाती है, जिससे लोगों की अतिरिक्त आय में बचत होने लगती है और लोग इस आय को
उपभोग पर खर्च करने लगते हैं, उनकी मांग बढ़ने लगती है, जिससे अर्थव्यवस्था में न्यून मांग की स्थिति को ठीक करने में सहायता मिलती है। बैंक की साख नीति का उदार बना। बैंक की जो साख नीति है, उधार देने की जो नीति है, लोन देने की जो प्रक्रिया है, उसको उधार बनाकर, उसको लिबरल करके हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। जब लोगों के पास अतिरिक्त धन होगा तो मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक करने में सहायक होगी। नए नए उद्योग स्थापित करके, अर्थव्यवस्था में नए नए उद्योगों को स्थापित करके हम नए रोजगार स्थापित कर सकते हैं, जिससे बेरोजगारी दूर होगी और रोजगार मिलने से लोगों की आय बढ़ेगी, जिससे लोगों की मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। न्यून मांग के विपरीत हम देख रहे हैं कि मांग अधिक या मांग अतिरेक, इसको कहते हैं एक्सेस डिमांड। मांग अधिक या मांग अतिरेक अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को कहा जाता है जब समग्र पूर्ति की तुलना में समग्र मांग अधिक हो जाती है। एडी बड़ा है एएस से, यानी कि समग्र मांग अधिक है समग्र पूर्ति से। अर्थव्यवस्था की ऐसी सिचुएशन जहां पर पूर्ति की तुलना में मांग अधिक हो जाती है तो उसे कहा जाता है मांग अधिक या मांग अतिरेक। इससे यह आशय लगाया जाता है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन या पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है। एक उदाहरण की सहायता से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 वस्तुओं का उत्पादन किया गया है, लेकिन मांग करने वाले 150 लोग हैं, तो यहाँ पर 50% जो लोग जा रहे हैं वह की स्थिति में है, क्योंकि पूर्ति कम है लेकिन मांग अधिक। अब अर्थव्यवस्था में ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट होती है कि जबकि मांग अधिक हो, उसके क्या कारण है? तो ये हम मांग अधिक या मांग अतिरिक्त के उत्पन्न होने के कारणों को अध्ययन करेंगे। नंबर 1, उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होने से उपभोग मांग में वृद्धि। कि मांग अधिक, जब लोगों की उपभोग प्रवृत्ति, उनका कंजम्पशन टेंडेंसी बढ़ने लगती है, वह ज्यादा से ज्यादा धन खर्च करने में विश्वास रखते हैं, अपने सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, तो मांग में वृद्धि होने लगती है, तो मांग अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है। साख सुविधाओं में विस्तार। बैंकों द्वारा उधार देने की प्रक्रिया जब सरल हो जाती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि मैं लोन क्यों ना लूं, और ऐसी स्थिति में जब वह लोन की सुविधा प्राप्त कर लेता है तो उसके पास अतिरिक्त धन होता है, अतिरिक्त क्रय शक्ति होती है, तो उसकी मांग स्वतः बढ़ जाती है। निर्यात के लिए वस्तुओं की मांग में वृद्धि। जब विदेशियों के द्वारा हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है तो हमारे देश से निर्यातों की मात्रा बढ़ जाती है और देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम हो जाती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं, जिससे मांग अधिक की स्थिति उत्पन्न होती है। बचत में कमी। जब लोगों के द्वारा बचत करने की प्रवृत्ति या टेंडेंसी कम होने लगती है, ऐसी स्थिति में भी मांग अधिक उत्पन्न होता है। लोग अधिक से अधिक उपभोग वस्तुओं पर व्यय करना चाहते हैं, बचत में कमी करते हैं, तो अर्थव्यवस्था मांग अतिरेक की स्थिति में आ जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि मांग अधिक का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव होता है। मांग अधिक का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव 3 रूपों में देखा जाता है। उत्पादन पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन। उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होती है। इसका कारण यह है कि अर्थव्यवस्था पहले से ही पूर्ण रोजगार की स्थिति में होती है, इसलिए उत्पादन को बढ़ाना संभव नहीं होता है और जो उत्पादन होता है उसी पर ही मांग का प्रभाव देखा जाता है। रोजगार पर प्रभाव, रोजगार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार की स्थिति में है, इसलिए रोजगार पर का घटने या बढ़ने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमतों पर प्रभाव, मांग का प्रभाव कीमतों पर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर पूर्ति निश्चित है, इसलिए मांग बढ़ने के कारण कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए
मांग अतिरेक की स्थिति में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब हम बात करते हैं मांग अतिरेक या मांग अधिक को ठीक करने के उपाय, कि ऐसे कौन से उपाय हैं, मेजरमेंट है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था में फैली हुई अतिरिक्त मांग को हम कम कर सकते हैं। तो हम देखेंगे नंबर 1 पर पुरानी मुद्रा वापस लेकर नई मुद्रा देना, अर्थात विमुद्रीकरण की नीति। जब अर्थव्यवस्था में लोगों के पास बहुत अधिक धन हो जाता है तो सरकार विमुद्रीकरण की नीति अपनाती है और जिसके कारण पुरानी मुद्रा को सरकार वापस लेकर नई मुद्रा जारी करती है और ऐसी स्थिति में हम मांग को नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, करों की मात्रा में वृद्धि करके, कि सरकार द्वारा करों की मात्रा में वृद्धि करके लोगों के अतिरिक्त धन को कम किया जा सकता है और मांग अतिरेक की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। साख की मात्रा को नियंत्रित करके बैंकों द्वारा जो उधार देने की प्रक्रिया है, लोन देने की प्रक्रिया है, उसको कठोर बनाकर साख की मात्रा को नियंत्रित किया सकता है, जिससे कि लोगों को बैंक से उधार लेना महंगा पड़ेगा और लोगों की क्रय शक्ति कम होगी। अगला है बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, कि लोग उपभोग के स्थान पर बचत प्रवृत्ति में वृद्धि करें। बचत प्रवृत्ति उनकी बड़े सेविंग टेंडेंसी में वृद्धि होना चाहिए, जिससे कि अतिरिक्त मांग को हम कम कर सकते हैं, उनकी क्रय शक्ति को कम कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने देखा कि हमने प्रोफेसर जेबी से और कीन्स के सिद्धांत को पढ़ा है। पुनरावृत्ति के रूप में एक बार फिर हम दोहराएंगे। जेबी से का जो नियम है, से का बाजा नियम कहलाता है। कथन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। कीन्स का सिद्धांत आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहलाता है, प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत कहलाता है और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्रियाशील होता है, अल्पकाल में क्रियाशील होता है। तीसरा प्रश्न, समग्र मांग किसे कहते हैं? जब अर्थव्यवस्था में कुल व्यय को समग्र मांग के रूप में लिया जाता है। समग्र पूर्ति किसे कहते हैं? समग्र पूर्ति कुल पूर्ति से संबंध होता है। समग्र पूर्ति का एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। और न्यून मांग आदि को समझाइए। जब अर्थव्यवस्था में मांग की कमी हो जाती है उसको हम कहते हैं न्यून मांग, और जब अर्थव्यवस्था में मांग की स्थिति बढ़ जाती है तो हम उसको कहते हैं मांग आधिक्य की स्थिति।